नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सवाल 10 बजे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब एक ऐसी चेतावनी सामने आई है जिसने पूरे यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हालिया आकलन में आशंका जताई गई है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आने वाले कुछ वर्षों में किसी नाटो देश पर सीमित हमला कर सकते हैं और यह हमला पूरी जंग छेड़ने जैसा नहीं होगा, बल्कि ऐसा कदम हो सकता है जो नाटो की एकजुटता और उसके सबसे अहम सिद्धांत आर्टिकल 5 को परखे। आर्टिकल 5 साफ कहता है किसी एक नाटो सदस्य पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। इसलिए अगर बाल्टिक देशों या पोलैंड पर कोई सीमित सैन्य कार्रवाई होती है तो उसका असर पूरे यूरोप और अमेरिका तक जा सकता है। अमेरिकी आकलन के मुताबिक रूस लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड जैसे देशों पर दबाव बनाने की रणनीति अपना सकता है। तो खतरा सिर्फ टैंकों और मिसाइलों का नहीं है, साइबर अटैक, ड्रोन घुसपैठ और हाइब्रिड वॉरफेयर को भी संभावित हथियार माना जा रहा है। और इसी बीच जर्मनी से आई एक घटना ने चिंता और बढ़ा दी है। तो एक एयरपोर्ट के कार्गो इलाके में विस्फोटक से लैस ड्रोन मिलने की खबर ने यूरोप की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। जर्मनी के गृह मंत्री ने इसे नया खतरा बताया है और विदेशी ताकतों की भूमिका से इनकार नहीं किया है। पिछले महीनों में रोमानिया, पोलैंड और अब जर्मनी में ड्रोन से जुड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सिर्फ अलग अलग हादसे नहीं, बल्कि रूस और नाटो के बीच बढ़ते हाइब्रिड संघर्ष का संकेत हो सकते हैं। इस पूरे संकट के बीच एक और चिंता सामने आई है, अमेरिका के हथियार भंडार पर बढ़ता दबाव। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल इंटरसेप्टर के स्टॉक को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अगर अमेरिका को एक साथ यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया में रणनीतिक संतुलन बनाए रखना पड़ा तो नाटो की तैयारियों पर उसका असर पड़ सकता है। उधर रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिशें फिलहाल ठप है, नागरिकों की मौतें बढ़ रही हैं और तनाव लगातार गहराता जा रहा है। तो क्या पुतिन नाटो की ताकत को परखने की तैयारी कर रहे हैं? क्या बाल्टिक देश और पोलैंड अगला रणनीतिक मोर्चा बन सकते हैं? और क्या ड्रोन, साइबर अटैक और सीमित सैन्य कार्रवाई तीसरे विश्व युद्ध से पहले की नई चेतावनी है? तो देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है नाटो पर, आखिर ये खतरा क्यों मंडरा रहा है? क्या इसे नया खतरा माना जाए? और अगर एक नाटो देश पर हमला होता है तो क्या सभी देशों पर ये हमला माना जाएगा नाटो से जो जुड़े हुए हैं? तो कुल मिलाकर यही जो एक बड़ा सवाल है अब वो उठने लगा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की चेतावनी जिस तरह से सामने आ रही है तो पुतिन सीमित हमला कर सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। नाटो की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं, कितनी एकजुटता नाटो दिखाएगा? वहीं समझिए कि आर्टिकल 5 क्यों अहम है और क्या आता है इसके अंतर्गत। तो इसमें देखिए, अगर एक सदस्य पर हमला होता है तो सभी पर हमला माना जाएगा, यानी किसी देश पर अगर अटैक किया जाता है तो बाकी देश जो कि नाटो से जुड़े हुए हैं उन पर भी ये हमला माना जाता है। नाटो की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था होती है और ऐसे में यूरोप की सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार ही है। तो ऐसे में ये माना जाए कि जो आर्टिकल 5 है ये बहुत ज़्यादा अहम माना जा रहा है। और अलर्ट पर बाल्टिक देश भी हैं, जिसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कौन से देश वो हैं। लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड पर भी नजर बनी हुई है। तो अब ये भी हम समझेंगे कि क्या यूरोप बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? तो अशांति तो पूरे विश्व में फैली हुई है, लेकिन यूरोप को लेकर क्या कुछ संकेत है? तो देखिए, रूस की संभावित रणनीति के तहत ऐसा हो सकता है। जर्मनी में ड्रोन से सनसनी मची हुई है, तो ऐसे में यहाँ पर खतरा सिर्फ आमने सामने के युद्ध का नहीं होगा, बल्कि साइबर अटैक भी यहाँ पर हो सकता है। एयरपोर्ट, कार्गो एरिया में ड्रोन देखे गए हैं, तो ड्रोन घुसपैठ भी हो सकती है। विस्फोटक से लैस होने का दावा यहाँ पर किया गया। सीमित सैन्य कार्रवाई विदेशी ताकतों पर शक भी बनाती है। तो तनाव बढ़ाओ और युद्ध से नीचे रहो, यानी लगातार जो तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन युद्ध सीधे सीधे नहीं होगा। और एक तरीका है किसी भी तरह से देश पर प्रेशर डालने का और स्थिति को असामान्य करने का। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जेलेंस्की का रूस को बड़ा संदेश। ये बड़ी खबर आ रही है, जेलेंस्की का रूस को बड़ा संदेश। लॉजिस्टिक पर हमला किया तो जवाब मिलेगा, ये जेलेंस्की कह रहे हैं। रूसी सप्लाई नेटवर्क को निशाना बनाने का संकेत दिया जा रहा है। जेलेंस्की ने रूस को ये बड़ा संदेश दे दिया है कि लॉजिस्टिक्स पर अगर हमला होता है तो जवाब भी मिलेगा, यानी कि बदले की कार्रवाई होगी। जेलेंस्की इस बात का संकेत दे रहे हैं। Логістичні наші відповіді, ми розуміємо, скільки вони втратили. У них є великі проблеми. Безумовно, вони нам б'ють по нашій логістиці, але наші люди повинні також це знати. Якщо ви подивитесь на дати, подивитесь на враження українських об'єктів, коли вони б'ють нам по логістиці, ми починаємо будувати операцію щодо знищення їх
логістичних центрів. Так воно і є. Вони, знаєте, дозволяють собі вже давно не військові цілі і повинні знати, що Україна б'є по військових цілях, але тим не менш, якщо вони будуть продовжувати, ми розуміємо всі їх слабкі місця. Логістика – слабке місце не у українців. वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की का बड़ा बयान। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये बयान दिया है कि युद्ध के बाद यूक्रेन को अमेरिका से मिलेगी बहुत मजबूत सुरक्षा गारंटी। तो कीव ने भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भरोसा जताया है और एक बार फिर से अमेरिका पर भरोसा जताते हुए यूक्रेन यहां पर दिख रहा है। वोलोदिमीर जेलेंस्की का ये बड़ा बयान है और सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि युद्ध के बाद यूक्रेन को अमेरिका से एक बहुत मजबूत सुरक्षा की गारंटी मिलने वाली है। कीव ने भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था को भरोसा भी जताया। Абсолютно ніхто це не гарантує і не готовий гарантувати. Гарантії Сполучених Штатів Америки, наші домовленості – це дуже сильні гарантії. तो अमेरिका पर भरोसा और ऐसे में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग पर तुर्की के विदेश मंत्री का बयान भी सामने आया है। रूस यूक्रेन की जंग को लेकर यह बयान, रूस अपने आखिरी विकल्प का इस्तेमाल कर सकता है, हाकान फिदान कह रहे हैं। तो तुर्की के विदेश मंत्री ने बढ़ते युद्ध को खतरनाक बताया है। मोर्चे के पीछे तक तबाही पहुंची तो अस्तित्व का सवाल बन जाता है। अक्सर वही होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा नहीं होगा। Dönüştüğü zaman konu bir savaşı kaybedip kaybetmeme meselesi değil bir cephedeki. Bir muharebeyi kaybedip kaybetmeme değil, millet olarak var olup olmamayla alakalı bir konuya gelir. Sizin elinizdeki en son imkan neyse bu sefer onu kullanırsınız. Yani burada o boyuta doğru giderse maalesef, yani şu ana kadar analizlerimiz maalesef hep haklı çıktı. Bunu Rusya'da da ziyaretim esnasında hani muhataplarımızla görüştüğümüzde o konu gündeme gelir gibi oldu. Çünkü halk artık böyle bir şey talep ediyor diye. Bunu Batılılara da söyledik. Batılılar da biliyorlar. Yani Rusya'yı bu tehlikeli bir durum açıkçası. Yani burada bizim ne yapıp edip araya girip uluslararası toplum olarak bu savaşı durdurmamız gerekiyor. Yani burada çünkü olmaz denen her şey oluyor. और इसी पर आज हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर विराट मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर डी.के. गुप्ता आपसे कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कमांडर भूषण दीवान जी, सर आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल जिस तरह के हालात अब बने हुए हैं रूस यूक्रेन को लेकर, और सीधे तौर पर यूक्रेन ये धमकी देता हुआ भी नजर आ रहा है कि अगर लॉजिस्टिक को लेकर हमला होता है तो वो रूस के लिए अच्छा नहीं होगा, एक बार फिर से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ हालात आपको दोनों देशों के बीच बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? ऐसा नहीं लगता है गीतू जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर प्रेशर है काफ़ी। तो यूक्रेन रशिया इसका फ़ायदा उठाना चाहता है, यूक्रेन को और बुरी तरह तबाह करना चाहता है। और क्योंकि ये कुछ भी कहें ट्रंप साहब, तो ये तो न्यूज़ है ना, काफ़ी 3/4 से ज़्यादा उनकी इंटरसेप्टर मिसाइल ख़त्म हो गई हैं। थर्ड मिसाइल्स भी, पेट्रियट भी अमेरिका की ख़त्म हो गई हैं और टाइम लगता बनाने में, इनको बहुत स्लो बनती हैं ये। तो फट से इन्होंने ईरान वॉर में खपत पूरी कर ली। तो मुझे लगता नहीं है कि यूक्रेन के ऊपर प्रेशर कम होगा। हालांकि यूक्रेन तो मैं समझता हूँ बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है, ड्रोन से 3000 किलोमीटर तक खुद के इंडिजिनस ड्रोन आत्मनिर्भर, उन्होंने वहाँ तकलीफ दी रशिया को। पर बात वही है कि इतना बड़ा देश रशिया अगर और कोने में घुसता जाएगा, कोने में उसको धकेला जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, फिर अचानक वो बड़ा कदम भी ले सकता है जो दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टेंशन लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मेजर विराट मिश्रा जी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि अब अगर नेटो का मामला सामने आता है, यानी कि किसी नेटो देश पर हमला अगर करने की रणनीति बनाई जाती है रूस की तरफ से, तो फिर आगे क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? क्या ये माना जाएगा बाकी नेटो देश भी यहाँ पर उसी कड़ी में शामिल हो जाएंगे, या आर्टिकल 5 क्या कुछ कहता है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है विराट सर से, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। ऐसे में कमांडर भूषण दीवान सर, आपसे ही ये सवाल है, क्योंकि देखिए जिस तरह से हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब तो ये समझना होगा कि नेटो देश पर हमले की बात भी सामने आने लगी है, यानी कि जंग अब अगले पड़ाव पर पहुंच चुकी है, आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल नहीं पहुंची नहीं है,
ये एक्शन अगर रशिया करेगा, जी। ये एक टेस्टिंग ऑपरेशन होगा। ऑलरेडी जर्मनी के अंदर कार्गो, एक एयरपोर्ट पे नियर द बॉर्डर कार्गो में एक रशियन मिलिट्री एक्सप्लोजिव से लोडेड एक यूक्रेन एक ड्रोन मिला है। तो ये खतरनाक काम है। रोमानिया में भी कुछ टाइम पहले ऐसा मिला, उन्होंने डिफ्यूज कर दिया रोमानिया ने। ये जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, बाल्टिक कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लेटविया, और पोलैंड भी आ जाता है उसके अंदर। बाल्टिक सी को टच करते हुए इन कंट्रीज पर अटैक हो सकता है। तो ये अटैक फुल फ्लेज नहीं करेगा। जो आपका सवाल आर्टिकल 5 का है, आर्टिकल 5 का मतलब ये है म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी बिटवीन नेटो। मतलब एक नेटो कंट्री पे अटैक होता है तो बाकी सब माना ही जाएगा कि सभी नेटो कंट्रीज पे अटैक हो रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि फुल फ्लेज वार हो जाएगा। अगर एस्टोनिया पे होता है, वो खुद संभाल सकता है, तो दूसरे उसमें ना भी आए। पर मैं पर्सनल नॉलेज से बता रहा हूँ आपको, एस्टोनिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनसे मैं मिला था 10-12 साल पहले। वो कहते हैं हमें जो ही खतरा है रूस से, क्या हमारे उनका साइबर वॉरफेयर से और हैकिंग से हमारी पूरी कंट्री बैठ जाएगी। क्यों? हमारी 70-80% बैंकिंग जो है, लेटवियन एस्टोनिया के डिफेंस मिनिस्टर मुझे बताया था, पहले वो एजुकेशन मिनिस्टर था, नहीं पहले डिफेंस मिनिस्टर था, एजुकेशन मिनिस्टर। वो कहते हैं कि वो मतलब इतना इंटरनेट से काम होता है, 80% काम हमारा बैंक, हमारा जो है वो इंटरनेट पे बैंकिंग का होता है। और ये कहता है हमारी जो वोटिंग इलेक्शन पूरी इंटरनेट पे होती है। तो साइबर वॉरफेयर में अगर रशिया ने कुछ किया तो कंट्री बैठ जाएगी। तो आज की डेट में हाइब्रिड वॉरफेयर में क्या होता है, कंट्री बैठ इसी से जाती है। डैम बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो गया, ट्रेनें बंद हो गई, सब इंटरनेट चलता है। तो ये एक टेस्ट वाला काम रशिया करेगा, देखने के लिए कि नेटो कंट्री कितनी कहां तक आगे हमारे चैलेंज को स्वीकार करती है, कितनी जुड़ी हुई है, कि खाली आर्टिकल 5 कागजी शेर है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विराट सर भी एक बार फिर से आ चुके हैं। और ऐसे में गुप्ता सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे फिलहाल भारत पर क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए नेटो देश पर हमले की बात यहाँ पर की जा रही है, एक रणनीति तैयार की जा रही है रूस की तरफ से, और जिस तरह से हम देख रहे हैं साइबर अटैक भी अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर एक रणनीति जो है अब वर्चस्व की और ज्यादा रंग दिखाने लगी है। तो रूस क्या कुछ प्लान कर रहा है, किस रणनीति पर चल सकता है, और उसका भारत पर क्या असर होता हुआ दिख रहा है? गीता जी, आप सभी लोग को नमस्कार। देखिए, भारत का जहां तक संबंध इस युद्ध से है, यहाँ पे अगर ये युद्ध लंबा खींचता है तो भारत को उसमें प्रॉफिट होगा। रीजन बीइंग कि जो आर्थिक सोर्स है रसिया का, वो भारत और चाइना, जो दुनिया के 3 सबसे बड़े देशों में से आते हैं। भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है जो ऑयल लेने का, और ऑयल ही इस समय उसकी एक नस है रसिया की, जो कि उसको फाइनेंस कर रही है। तो वो चीज भारत को, देखिए अभी इस अगर हम खाड़ी युद्ध देखें जो चल रहा है हॉर्मुज के जो, उसमें रसिया ने एक चीज बहुत अच्छा किया है भारत के साथ, कि इतना ब्लैकमेल होने के बाद भी, चाहे अमेरिका से चाहे जैसे भी, भारत से उसने रेट कम नहीं किए हैं, मतलब ज्यादा नहीं किए हैं। उसी रेट पे भारत को ऑयल दे रहा है, और ये बता रहा है कि देखिए हमारी दोस्ती कितनी पक्की है। और इसकी वजह से भारत ने पिछले महीने, मतलब जुलाई में 2.8 मिलियन जो है बैरल ऑयल खरीदा, जो कि आज तक इतिहास में सबसे ज्यादा है। तो अगर ये युद्ध चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं भारत को एक जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो रसिया से एक कंसेशनल रेट पर मिलती रहेगी। और रही बात यूरोप से, अगर यूरोप जरा सा इंगेज रहता है तो भारत को वहां से जरा सा लॉस इस बात के लिए होगा, क्योंकि ईरान जो एक हमारा एफटीए हुआ है यूरोपियन यूनियन से, वो जरा सा टेंस रहेगा। टेंस का मतलब चलता रहेगा, लेकिन जो फ्री फ्लो अगर होता है, क्योंकि वो जरा सा कहीं कहीं क्रंच में रहेंगे, तो इसका इंपैक्ट रहेगा। और यहाँ पे अगर मैं यूक्रेन और रसिया का देखें, रसिया के लिए यूक्रेन एक सेंटिमेंटल मैटर है, और वहां पे वो जैनिज्म मानते हैं उसको कि बिल्कुल सपोर्टेड बाय यूरोप। तो वहां के जो 60 से 70% पॉपुलेशन यूक्रेन की है, वो रसिया को सपोर्ट करती है, और रसिया को सपोर्ट करती है, इसलिए उनके लिए एक मोरल विक्ट्री भी होगी अपने देश में, अगर पुतिन उसको ज्यादा, हालांकि ऑलरेडी 20% उसका कब्जा कर चुके हैं वो। तो सब मिला के भारत के लिए, मैं नहीं कहूंगा कि सपोर्ट करेगा इस युद्ध को, लेकिन फिर भी अगर ये चलता रहता है तो वहां पे बार्गेनिंग पावर ऑयल के लिए रसिया से उसकी ज्यादा रहेगी। जी बिल्कुल। और यहाँ पर मेजर विराट, वोलोदिमीर जेलेंस्की को लेकर सर आप क्या कहेंगे, क्या कुछ जेलेंस्की के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं, किसी भी तरह से यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है, और क्या अभी भी स्थिति बनी हुई है कि यूक्रेन इस युद्ध को आगे बढ़ा सकता है? वहीं लॉजिस्टिक को लेकर एक धमकी भी दी जा रही है कि देखिए लॉजिस्टिक पर हमला किया तो अच्छा नहीं होगा। तो क्या अच्छा नहीं होगा का परिणाम भुगतने के लिए रूस को तैयार रहना चाहिए, या बैकअप में यूक्रेन के पास ऐसा कुछ है कि वो काउंटर अटैक कर पाए? जी देखिए, सबसे ज़रूरी बात यहाँ ये है कि यूक्रेन के पास
आज की डेट में नेटो का बैकअप है, साथ में अमेरिका की गारंटीज तो नहीं करेंगे, पर अमेरिका भी कहीं ना कहीं उसके साथ खड़ा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।